हाय फ्रेंड्स। इस क्वार्टर के जो Q1 का क्वार्टर है उसके रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए हैं। कुछ कंपनी जो मैं पहले ट्रैक करता था उनके रिज़ल्ट्स को डिस्कस करूंगा। कोशिश कर रहा हूं कि इसको फिर से हम स्टार्ट करें। कुछ चीज़ें छूट गई हैं, कुछ कंपनियों के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, तो आज हम दो कंपनियों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहली कंपनी है सैजिलिटी इंडिया। तो थोड़े से कुछ अपडेट्स मैं आपको इस कंपनी के बारे में दे दूँ। बेसिकली बिज़नेस मॉडल भी समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़े से अपडेट भी दे दूँगा। बेसिकली इस महीने की पिछले महीने की लास्ट में जो है वो इनका जो है ये एफ.एन.ओ में भी आ गए हैं। बेसिकली सैजिलिटी इंडिया को अगर आप देखें तो प्राइस स्ट्रक्चर वाइज 40-42 रुपये का स्टॉक ज़रूर लगता है, लेकिन ये लार्ज कैप स्टॉक है। इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि लार्ज कैप में इसको पकड़ा जाता है। काफ़ी बड़ी माने कैपिटल बेस है इसकी, तो इस वजह से लार्ज कैप में इसको पकड़ा जाता है। बेसिकली एफ.एन.ओ ट्रेडिंग्स में इसको इंक्लूड कर दिया गया है। ये था एक इसका अपडेट। बिज़नेस का रिज़ल्ट जो है वो आया और बिज़नेस जो है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है। बिज़नेस का मॉडल पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक एक बता दूं। वैसे आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है। इनके बिज़नेस ये कैसे करते हैं, क्या है इनका मॉडल। बेसिकली सैजिलिटी इंडिया एक जो है वो कंपनी है जो कि आउटसोर्सिंग का काम करती है। जो भी अमेरिका में मेडिकल सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं या इंश्योरेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उन लोगों का जो भी हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल में बिलिंग, हॉस्पिटल का इंश्योरेंस, हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, इंश्योरेंस क्लेम दिलाना, इस तरीके के जितने भी काम होते हैं जो कि वहाँ पर होते हैं अमेरिकन हॉस्पिटल्स में, जो अमेरिकन सिटीजन्स होते हैं, ज़्यादातर इनके हाई क्लाइंटेज है। मैंने सैजिलिटी के पास ऑलमोस्ट इस समय करीब अब जाकर करीब 108-109 क्लाइंट हो गया हूँ। उसमें से टॉप जो हैं वो 10 जो हैं वो अमेरिका के सबसे बड़े जिनको आप कह सकते हैं जो हॉस्पिटल बिजनेसेस में हैं, जो बड़े बड़े उनके हॉस्पिटल्स हैं पूरे अमेरिका भर में। वहाँ पर जो भी अमेरिकन सिटीजन्स जाकर सेवाएं लेते हैं तो उनका जो भी पेपर वर्क और जितना भी बैक ऑफिस का काम और जितने भी क्लेम्स और इस तरीके के जो भी काम होते हैं, वो सारे काम जो है वो सैजिलिटी इंडिया करती है। सैजिलिटी इंडिया ने रिसेंट टाइम्स में कई कंपनियां भी टेक ऑफ की हैं, मैंने ली हैं, बल्कि वहाँ पर जाके उन्होंने एक्वायर किया है, जिसकी वजह से इनका शुरू में जो क्लाइंटल बेस, अगर मैं जब से इसको ट्रैक कर रहा हूँ तो इनके पास 10-15-20 कस्टमर्स ही होते थे। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम मिड साइज़ भी छोटे छोटे हॉस्पिटल चेन्स और छोटे छोटे कस्टमर बेस वाले भी कंपनियों को एक्वायर करेंगे जो कि अमेरिका में रहकर ही काम करती थी। जैसे कि ब्रॉडपाथ एक कंपनी है जिसको इन्होंने पिछले साल करीब 1-1.5 साल हो गए तो वहाँ एक्वायर किया था। तो बेसिकली उनका पूरा जो भी उनका सेल था वो सब कुछ इनके फिगर्स में अब इंक्लूड हो चुका है। एक और कंपनी है जिसको अभी इन्होंने जून में एक्वायर किया है, केयर सीड बोलकर। ये भी उसी तरीके की कंपनी है। तो सब मिला दें अगर, तो अब पहले जो इनका एक सबसे बड़ी कंपनी के साथ इश्यू ये आती थी कि उनका रेवेन्यू सिर्फ टॉप की 10 कंपनियों से ही उनका रेवेन्यू करीब करीब 70-80% होता था। तो मान लीजिए अगर एक भी क्लाइंट उनसे छूट जाए तो उसका रेवेन्यू चला जाएगा। माने अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी, मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ, मान लीजिए उनके पास 10 क्लाइंट थे, 10 क्लाइंट उनको सब मिलाकर 1000 करोड़ की सेल दे रहे हैं। तो हर कंपनी से, अगर एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि 100 करोड़ की सेल आ रही है और अगर एक भी कंपनी उनको छोड़कर चली जाए या फिर किसी और से बिज़नेस करने लगे तो इनका जो है वो 10% से सेल गिर जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम इस बिज़नेस में शुरू में दिखती थी। तो कंपनी का ये, इसके बाद कंपनी ने अपने अप्रोच को बदला कि नहीं, हम टॉप 10 कंपनीज़ पे ही नहीं निर्भर करेंगे बल्कि हम अपने क्लाइंटल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो उसी एक फोकस के साथ अब जो इनका क्लाइंटल नंबर है वो इस क्वार्टर में भी करीब करीब इनके पास 27-28 क्लाइंट जुड़ गए हैं फर्दर। तो अब करीब करीब वो नंबर 108-109 है। तो जो छोटे क्लाइंट्स भी हैं वो भी इनको बिज़नेस दे रहे हैं, बड़े क्लाइंट्स भी दे रहे हैं। तो ठीक ठाक नंबर है, कंपोजिट नंबर है और वो कंटिन्यूस इस चीज़ पर
आगे इन्हेंस कर रहे हैं अपने बिज़नेस को। मैंने बड़ा ही यूनिक टाइप का बिज़नेस है, और मैं अगर कहूँ तो अगर आप पीयर टू पीयर कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे तो अपने स्टॉक मार्केट में ऐसी और कोई कंपनी नहीं है जो सेजिलिटी जैसा काम करती हो। तो ये एक यूनिकनेस है इस बिज़नेस की। तो इनका जो इस बार का सेल है वो है 1963 करोड़, मैंने 1963 करोड़ का सेल आया है इनका, जो कि पिछले साल अगर सेम क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो 1539 है। बेसिकली ये सारे बिजनेसेस जो हैं वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नहीं, मैं वाई ऑन वाई बेसिस पे ही डिस्कस करता हूँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बिकॉज वो आपको एक पूरी पिक्चर देता है, क्योंकि सीजनैलिटी इफेक्ट बहुत होता है। और ख़ास करके इस सेक्टर की जो कंपनियाँ होती हैं जो काम करती हैं उनके लिए Q3 एंड Q4 आर द सबसे बढ़िया क्वार्टर्स होते हैं। Q1 में थोड़ा सा इनका जो बिज़नेस है जो वहाँ से सेल और रेवेन्यू में जो है ग्रोथ कम होती है। Q3 और Q4 में ये रेवेन्यू साइकिल बढ़ जाता है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 22% का ऑपरेटिंग मार्जिन है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले साल 149 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी थी, इस बार वो 217 करोड़ है। तो वहाँ पर भी एक अपटिक दिख रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट में ग्रोथ आ रहा है बेसिकली। और अगर एक कंपैरिजन के लिहाज से मैं आपको इस बिज़नेस में देखूं, अगर आपको बताऊं नंबर्स के लिहाज से, तो 2023 में इनका जो सेल था वो करीब 4218 करोड़ का था, पूरे साल का फिगर बता रहा हूँ। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अगर फिगर को देखें तो वो करीब 7617 करोड़ हो रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर 4200 को डबल पकड़ ले तो 8400 करोड़ होता है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि इस साल अगर 8400 करोड़ कर देते हैं। तो मैं आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ कि 23 से लेकर अब तक कंपनी अपने रेवेन्यू को पूरा 100% ग्रो कर ले जाएगी। प्राइस वाइज अगर देखेंगे तो वो आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा शेयर प्राइस पे। सबसे खास बात ये है कि रेवेन्यू तो दुगनी लगभग दिख रही है। अगर मैं कहता हूँ नहीं भी 8400 करोड़ होगी तो 8283 करोड़ भी, 8200 या 8300 करोड़ भी रहती है, तो ऑलमोस्ट 100% है। 100% का सेल में ग्रोथ आ जाना, वो भी 3 सालों में। इससे दिखता है कि पिछले 3 सालों में कंपनी कंटिन्यूसली 25, 26, 27, 28% से ग्रो कर रही है और कंपाउंड कर रही है अपने सेल को। अगर वो नहीं कर रही होती तो आज 7600 के लेवल पे नहीं खड़ी होती। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 2023 में प्रॉफिट जो था वो 144 करोड़ था, ईपीएस जो था वो 0.75 था। इस समय ट्रेलिंग 12 मंथ का जो फिगर है वो करीब 993 करोड़ है प्रॉफिट का। तो 150 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी अब करीब 1000 करोड़ के आसपास जाकर खड़ी हो रही है। तो वहाँ पर भी नेक्स्ट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी है, 2.112 ईपीएस आकर खड़ा हो रहा है। कंपनी की बिज़नेस की बात करें तो कंपनी ने ग्रोथ के बारे में कुछ भी नहीं कहा ज़्यादा। उनका ये कहना था कि हम थोड़ा सा कॉशियस हैं, क्योंकि बेसिकली जो इस तरीके की इंडस्ट्री होती है, ये एक तरीके से इसको आप ऐसे कह सकते हैं, ये एक तरीके से आईटी सेक्टर की कंपनियां जिस तरीके की काम करती हैं, ये मेडिकल सेक्टर में उस तरीके का काम करते हैं। बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ है। आईटी से कंपनियां जो हैं वो आउटसोर्सिंग का काम करती हैं, आईटी कंपनीज़ जो हैं वो अमेरिकन बड़ी कंपनीज़ के। तो यहाँ पर भी वो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन होती है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाहिए। जो वहाँ की कंपनी इनको ऑर्डर्स दे रही हैं वो ये सोच कर दे रही हैं कि आपका जो है माने प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे। इनको इस बार वेज हाइक देखने को मिला, जो कि बेंगलोर और हैदराबाद से था। इनके जो मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ हैं वो है बेंगलोर और हैदराबाद से ही हैं, 60-70% वहाँ से हैं और बाकी भी जगह से हैं। इसको लेके भी कॉन कॉल में एक सवाल उठा कि आप जो ये आपका ये 60-70% है बेंगलोर और हैदराबाद का ये आपका लोकेशन है लोगों का, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक है कि कहीं भी अगर आपको मान लीजिए कहीं अनरेस्ट हो जाए और आपके पास स्टाफ ना हो तो आप कैसे मैनेज करेंगे बिज़नेस को। तो उस पर भी कंपनी का ये कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको डाइवर्सिफाई करें। जैसे हम बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करते हुए छोटी छोटी कंपनियों में पहले हम ऑर्डर नहीं लेते थे, अब हम ऑर्डर लेना शुरू कर चुके हैं। तो अब छोटे छोटे क्लाइंटल को भी हम माने इंगेज हो रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। और बेसिकली इनका ये कहना है कि हम क्रॉस सेल भी करते हैं, हमारे और दूसरे प्रोडक्ट्स का क्रॉस सेलिंग भी हम जारी रखते हैं। तो इस तरीके का एक अच्छा सा बिज़नेस मॉडल है। सो ये एक सिचुएशन है इसके बिज़नेस के बारे में। और इनका ये कहना था कि हम अभी प्रेडिक्टेबिलिटी पे नहीं जाएंगे कि हमारा क्या होगा ग्रोथ,
कोशिश इनकी यही रहती है, अमूमन ये कोशिश यही करते हैं कि यही 20-25-30% से 20-25% हर क्वार्टर बेसिस पे ये अपने ग्रोथ को मेंटेन करके चलें। इसीलिए आप देखिए कंटिन्यूसली नई नई कंपनीज को टेक ओवर कर रहे हैं, उनको ले रहे हैं। लेकिन होता यही है कि क्योंकि आउटसोर्सिंग की कंपनी है और इन सारी चीज़ों में इस समय जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि एआई आएगा और सब कुछ चला जाएगा, तो वाला उस नैरेटिव का एक कारण है कि जो स्टॉक प्राइस पे आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिखता है। बिज़नेस, मेरी सेंस ये बनी है मार्केट को लेके कि बिज़नेस अगर समय के साथ बेहतर करता जाता है तो बिज़नेस के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर मेंटेन होती है तो मैंने मार्केट इज़ द स्लेव ऑफ अर्निंग्स। मार्केट में जब आपको कमाई दिखेगी, आपकी कंपनी अगर प्रॉफिट कमा देगी तो उसका रिफ्लेक्शन शेयर प्राइस पे आना ही आना है। वो आज आए, कल आए, 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, तो इस पे नहीं जाते हैं। क्योंकि बिकॉज आप इसको ऐसे समझिए कि ये भी एक तरीके से आईटी सेक्टर वाली कंपनी है, लेकिन ये बेसिकली फोकस अपना आईटी कंपनीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी कंपनीज़ की जगह मेडिकल सर्विसेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उस तरीके की ये कंपनी है। तो ये था, आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। मैं अब अगली कंपनी की तरफ बढ़ूँगा, सुजलॉन एनर्जी को लेकर। सुजलॉन एनर्जी का भी नंबर आया है, पहले नंबर पे बात कर लेता हूँ, फिर मैं मैनेजमेंट पे भी बात करूँगा। और भी कुछ इश्यूज़ हैं जो कि इस कंपनी के साथ आए हैं। आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में जो शेयर प्राइस है उसमें ऑलमोस्ट 10% का लोअर सर्किट लग गया, लगभग लग ही गया। 9.84 का गैप डाउन था। और मेरा ये मानना है कि लोग बड़ा ही परेशान हुए, लोगों के सवाल भी थे, मैं भी देख रहा था बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं इसको लेके कि क्या हो गया क्या हो गया। तो देखिए पहले तो नंबर्स दे दूं, तो इससे क्या होगा कि नंबर का पार्ट नहीं छूटेगा। तो कंपनी का जो रेवेन्यू आया है वो 3829 करोड़ है, जो इनका आया है सेल का फिगर 3829 करोड़, और 3132 था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। तो अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो ग्रोथ जो है वो 23% है। अच्छा, मार्जिन की बात करें तो मार्जिन जो था वो 19% था पिछले साल, इस बार मार्जिन घट के 16% पे आ गया है। और प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो पिछले साल 324 करोड़ थी, इस बार 305 करोड़ है, 19 करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई। पिछले 1 साल में जो कंपनी का मैं रिजल्ट्स देख रहा था तो वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो 60%, 70%, 80% से बढ़ रही थी। एक बॉल पार्क फिगर दे रहा हूँ, एग्जैक्ट कोई नंबर पे नहीं जाइए मेरी बात पे, लेकिन 50-60% से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही थी। कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी ऑलरेडी पहले के टैक्स लॉसेस को एडजस्ट कर रही है, इसीलिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी पूरी की पूरी है, मैंने उसको पूरा प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे हैं बिकॉज इनको टैक्स का कोई इशू नहीं आ रहा था क्योंकि इन्होंने इससे पहले लॉसेस किए हुए हैं। तो ये था नंबर के बेसिस पे। कंपनी ने ये कहा कि मेरा 1257 मेगावाट का जो है प्रोडक्ट इरेक्ट करके हमने रख दिए। इरेक्ट करके रख दिए माने साइट्स पे हमने उसको लगाकर छोड़ दिया है, बट कमीशन नहीं हो रहा, कमीशन नहीं हो रहा। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि इस सेक्टर की जो भी कंपनी होती हैं वो सेल कब दिखाती हैं, वो सेल तब दिखा सकती हैं अपने नंबर्स पे जब आपको उस प्रोडक्ट, आपका वहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो कमीशनड हो जाए। कमीशन जब हो जाता है तो सामने वाले जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं वो जब आपको पैसा दे देती है तब उसको कमीशनड माना जाता है। तो प्रॉब्लम यहाँ ये है कि 1257 मेगावाट के ऑर्डर्स जो हैं वो इरेक्ट होकर खड़े हुए हैं, माने उन्होंने जाकर लगा दिया है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। अब जो है, अब प्रॉब्लम की बात करते हैं इस बिज़नेस को लेके। तो प्रॉब्लम ये है कि इनके जो 50% ऑर्डर्स हैं वो गवर्नमेंट कंपनीज़ के थ्रू आते हैं और प्राइवेट कंपनीज़ के थ्रू भी 50% आते हैं। तो इनका कोशिश ये रहता है कि दोनों से काम करें, लेकिन इस इंडस्ट्री में पिछले 2 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है। और पिछले आप इसको अगर देखें तो 3 क्वार्टर पहले से कंपनी ये कह रही थी कि अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमको लैंड नहीं दिया जा रहा है, हमको लैंड नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं कई बार, तो हम इरेक्शन नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली इससे समझ में आ रहा है कि कंपनी तैयार है, कंपनी ने काम कर दिया है, इरेक्शन करके रख दिया है, जहाँ लैंड भी मिल गई है वहाँ पेमेंट नहीं मिला है। इससे ये एक प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि पेमेंट मिलेगा, पेमेंट में नहीं कोई इशू आने वाला है क्योंकि ज़्यादातर सरकारी कंपनियां हैं या प्राइवेट कंपनीज़ हैं, तो उस तरीके की सिचुएशंस हैं। तो इस तरीके के इश्यूज़ से लेके जूझ रही है कंपनी।
क्योंकि इनके पास ऑर्डर बुक बहुत हाई है। आप देखेंगे 6.6 शायद मेगावाट का इनके पास ऑर्डर बुक है। तो इतना बड़ा ऑर्डर बुक, करीब 6,000 6,500 करोड़ का ऑर्डर बुक है। 1257 मेगावाट ये तैयार करके खड़े हुए हैं, कमीशन नहीं हो रहा। तो बेसिकली इससे ये दिख रहा है कि प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि कई बार लैंड नहीं प्रोवाइड हुआ है तो वहाँ इरेक्शन नहीं हो पाया है। तो ये इश्यूज़ पहले से आ रहे थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो प्रॉब्लम खड़ी हुई, कंपनी जो है, मैंने इस बार के रिज़ल्ट भी देखे। कंपनी ने कहीं पिछले क्वार्टर तक कंपनी कह रही थी कि हम 60% से ग्रो करेंगे। मेरा इशू इस जगह पे है मैनेजमेंट के साथ। कॉन कॉल हुआ, मैंने कॉन कॉल भी सुना, उसमें कहीं पे भी कंपनी से किसी ने ये नहीं पूछा कि आपका जो सेल का ग्रोथ 60% था वो गिरकर 23% क्यों आ गया। इसका जवाब दो। तो प्रॉब्लम यहाँ है कंपनी के साथ। इसीलिए आप देखेंगे शेयर प्राइस भी लगाड़ हो रखा था, ना चल रहा था ना आगे बढ़ रहा था, और जब एन मौका आया, जब रिज़ल्ट आ गया तो उलट के नीचे गिरा। इससे पता ये चला कि लोगों ने एग्ज़िट कर दिया स्टॉक से, बिकॉज उनको ये समझ में आ गया कि कंपनी का जो आगे का आउटलुक है वो ख़राब हो गया। अब इसमें 2-4 चीज़ें और मैं आपको समझा दूँ। पहले तो चीज़ ये हो गई। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि सरकारी कंपनियों को जब तक जिनको पास पैसा या जगह नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये काम नहीं कर पाएंगे। अब बिज़नेस जो है वो पिविट हो रहा है, बिज़नेस को मॉडल जो है वो चेंज किया जा रहा है। पहले टरबाइन बिज़नेस से मैक्सिमम रेवेन्यू कमाते थे, लेकिन कंपनी कह रही है हम डेफको मॉडल की तरफ जा रहे हैं बेसिकली। तो व्हाट इज़ द डेफको मॉडल, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं। अगर आप सुज़लॉन एनर्जी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने पहले भी अपने इस चैनल पे वीडियोस बनाए हैं सुज़लॉन एनर्जी पे, जहाँ पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। बल्कि 3 पार्ट का एक वीडियो बन गया था मुझसे, क्योंकि एक साथ नहीं हो पाया था। तो वहाँ पर मैंने डिटेल इस मॉडल को एक्सप्लेन किया है कि बिज़नेस कैसे चल रहा है। तो मैं इस कंपनी को करीब 2 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर हो गया है मुझे, बल्कि 2.5-3 साल हो रहे हैं। तो मैं 2.5-3 साल से इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली। तो बिज़नेस मॉडल मुझे पता है, तो इसलिए मैं इतनी डिटेल में बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली अब कंपनी क्या कर रही है, विंड, सोलर और बेस, जिसको कहते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज पावर वाला सिस्टम जो है उसको लॉन्च कर रही है। तो कंपनी का ये कहना है कि अब हम जगह अपने आप एक्वायर करेंगे, आपको लफड़ा नहीं लेना होगा, हम जगह खरीदेंगे, हम आपको जगह दिखा देंगे, हम वहाँ इरेक्शन तब करेंगे जब आप जगह खरीद लेंगे। जब आप जगह खरीद लेंगे तो वहाँ पर आप जैसा जैसा कहेंगे हम वैसा वैसा, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ होंगी, हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली अब जो मॉडल ऐसा हो गया कि अब सिर्फ टरबाइंस नहीं लगेंगी, बल्कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज, सोलार और सब तरीके की चीज़ों पे कंपनी काम करना चाह रही है। कंपनी ने कहा है कि 500 करोड़ का वो कैपेक्स भी करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो आप देखें, अगर प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन कंप्रेशन जो इसी वजह से आया है क्योंकि कंपनी ने करीब करीब 50-60 करोड़ का जो है खर्चा ऑलरेडी कर दिया है इस क्वार्टर में। तो कंपनी का कहना है कि हम 500 करोड़ का खर्चा करेंगे और धीरे धीरे करेंगे। तो हर क्वार्टर में अगर करेंगे भी तो 30-40-50 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करता हुआ दिखेगा, मार्जिन पे प्रेशर बनेगा। जितना कंपनी की बात से समझ में आया कि उनका ये मानना है कि सेकंड क्वार्टर जो H2 होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। उनका ये कहना है कि अगला क्वार्टर भी ख़राब होगा। इससे ये समझ में आ रहा है कि बिज़नेस एक 60% के ग्रोथ से अचानक ख़राब हो गया, ना बताया गया ना सुनाया गया। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, अगर आप होल्डिंग देखेंगे कि होल्डिंग में शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो है रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड हैं, बिकॉज शॉर्ट टिकट साइज़ कंपनी है तो इसलिए ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स इंक्लूडेड हैं इसमें। और इसीलिए तो होता ही है कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 10-11% है। तो अभी तक ये चल रहा था कि एक मैनेजमेंट चेंज हो गया अब इस बार, ऐसा मुझे समझ में आया। क्योंकि पिछली बार अजय कपूर जी जो थे वो एक्चुअल में अंबुजा सीमेंट के लिए काम करते थे, तो वहाँ से ये ट्रांसफ़र होके आए हैं। इससे पहले हिमांशु मोदी थे जो कि अब सम्मान कैपिटल में CFO बन गए हैं, तो ग्रुप CFO हैं वो वहाँ पर, तो उनका यहाँ से वो काम छोड़ कर गए। तो इससे समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इंटरनली कुछ ना कुछ इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से जो पुराने CFO थे उन्होंने सारी ज़िंदगी सारा कर्जा जो सुज़लॉन में था उसको निपटा देने के बाद वो उसको छोड़कर आगे बढ़ गए नमस्कार करके। इससे समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो इशू था।
लेकिन कंपनी इस बात को आउटप्ले कर रही थी कि हम 60% से ग्रो करेंगे, 60% से ग्रो करेंगे। किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि 60 से क्यों 23 हो गया, मुझे ये समझाओ। तो जब ये सवाल पूछ लिया जाता, और आप देखेंगे पूरे कॉन कॉल में सारे एक्सपर्ट सब कुछ समझा रहे हैं, सब कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि आपका सेल क्यों गिर गया, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों गिर गई, किसी ने ये नहीं पूछा। जो कि रिटेल इन्वेस्टर क्योंकि पैसा लगा के बैठा हुआ है। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। FIIs की होल्डिंग को अगर देखेंगे तो वो करीब 22-23% है। तो उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आया होगा इस बिज़नेस मॉडल को लेके कि भाई हमने पैसा लगा दिया ऐसे स्टॉक में, ये बिज़नेस आगे बढ़ते हुए हमको दिख नहीं रहा है। आप जो कहानी कह रहे हो वो बात ठीक है, लेकिन ये माने आप प्रोजेक्ट है, आपके पास ऑर्डर बुक है, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे दिखाएंगे हम? प्रॉफिटेबिलिटी तो हम तब दिखाएंगे जब हम सेल दिखाएंगे, तब हम प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएंगे। तो प्रॉब्लम वहाँ आ रही है। तो अब तक ये हो रहा था कि कंपनी इस बात के लिए चल रही थी कि नहीं नहीं ठीक है ठीक है। तो कभी ना कभी तो वो होता है ना कि मैंने पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। तो वही हुआ, जो आप 60% की बात कर रहे थे वो गिर कर चला आया 23% पे। तो प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो गई आपकी, उसकी वजह से भी आपकी सेल की ग्रोथ चली गई। एक सडन आपको नीजर रिएक्शन दिखा शेयर प्राइस में, वो यही था। मैं ये कहूँगा कि इस बिज़नेस को ट्रैक करिए लंबे समय में। बाकी कंपनी का FY31 का गाइडेंस है कि 3.1 गीगावाट जो है वो अब डेफको मॉडल के तहत ये सेल का प्रोक्योरमेंट करेंगे। तो माने जो रेवेन्यू मिक्स है वो कसकर चेंज होने वाला है। बेसिकली इनके सारे बिजनेसेस ठीक चल रहे हैं। बेसिकली यही क्लैरिफिकेशन कॉन कॉल के थ्रू लिया गया कि जो आप बाकी बिज़नेस फाउंड्री एंड फॉर्जिंग्स वाला कर रहे थे वो बंद तो नहीं हो गया, क्योंकि उसमें अच्छी खासी ग्रोथ है। वो 20-22-25% से ग्रो कर रहा है, वो कंटिन्यूसली उसी रफ्तार से ग्रो कर रहा है। और वही उन्होंने मैनेजमेंट ने ये कहा कि नहीं नहीं वो ग्रो कर रहा है और वो बढ़िया कर रहा है। हम अब एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के लिए भी देख रहे हैं। प्रॉब्लम तो यहाँ एग्जीक्यूशन पे है। पहले ये कहा गया कि 4.5 गीगावाट की कैपेसिटी को हम इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन वो भी कहीं कोई अपडेट नहीं आया उसका कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बेसिकली एक अजीब सी एक स्थिति बनी हुई थी स्टॉक में, और इसीलिए शेयर प्राइस भी नहीं चल रहा था, बिकॉज कन्फ्यूजन था, मैनेजमेंट का एक कन्फ्यूजन था। अब मैनेजमेंट ने ये कहा है कि हम बिज़नेस ही पिविट कर रहे हैं। बिज़नेस आप जब पिविट करते हैं, वैसे ही ये इसमें सेल माने साइकिल टू सेल एंड सेल टू प्रॉफिटेबिलिटी का जो साइकिल है वो बड़ा लंबा होता है, इसमें समय लगता है। आपको एक ऑर्डर मिला, आप पहले जगह आपको मिलेगी, तब आप वहाँ पर आप बनाएंगे, प्रोडक्ट तैयार करेंगे। इतने बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं, टरबाइन्स होती हैं, उसको मूवमेंट कराना। कंपनी ने ये भी दिखाया कि हमको मूवमेंट कराने में इशू आ रहे हैं और इस क्वार्टर में बड़ी प्रॉब्लम हुई और ये हुआ वो हुआ। बाकी जो भी कोई बात हो, मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से देखता हूँ कि आपकी ग्रोथ गिर गई, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई, तो उसका रिएक्शन आपको शेयर प्राइस पे बहुत साफ साफ दिखता है। इस बात को ऐसे समझना चाहिए। तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि जो प्रमोटर हैं वो थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर रहे थे, लेकिन FIIs ने आकर उनको समझाया कि भाई साइड बैठो, तुम्हारा 10-11% है, मेरा 22-23% है, तो मेरे हिसाब से चलेगी कंपनी। तो सच काइंड ऑफ ए सिचुएशन इज़ देयर। मैंने मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्लैरिटी जो नहीं बन पा रही थी वो अब बन गई है। मैनेजमेंट चेंज हो गया है, मैनेजमेंट चेंज के साथ बिजनेस भी पिवट हो रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। कंपनी को एज सच देखें अगर सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से, तो कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है बिज़नेस में। बिज़नेस ओके है। लेकिन जो बात आप कह रहे हो, जब आप 60% की ग्रोथ का फिगर कहते हो और फिर 23 पे आ जाते हो, तो फिर आप पर डाउट उठता है, क्योंकि आपने पिछले क्वार्टर में ही आप कह देते कि भाई देखो अब हम 60% से नहीं ग्रो करेंगे, अब हमारा 20-22% होगा। या आप 30 कह देते, 30 से 23 होता तो समझ में आता, 60 से 23 हो जाना समझ में नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट पे फेथ हम क्या कर सकते हैं? वो जो कह रहे हैं कि हम एग्जीक्यूट करेंगे इसको, अब हम पूरा मॉडल ही चेंज कर देंगे, तो आप जो है आपके पास क्या लैंड बैंक है, आपने उस पर भी कोई डिटेल नहीं दिया, सब कुछ आप छिपा कर चल रहे हो। तो जब एग्जीक्यूशन ख़राब करे कोई मैनेजमेंट, तो इसको देखने की ज़रूरत होती है। ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए, किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। तो मेरा यही कहना है, दोनों ही कंपनियों में मेरी होल्डिंग्स हैं, तो ये भी एक डिस्क्लोज़र फर्दर मैं आपको कर दूं। इस क्वार्टर में इन दोनों कंपनियों को डिस्कस किया। अगर आप कभी मैंने कोई सवाल हो सुजलॉन एनर्जी या सैजिलिटी इंडिया को लेकर, तो ज़रूर पूछें, उसको मैं ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा कि आपको साथ ये जो है इसकी कंटिन्यूटी बना कर रखूँ। और भी कंपनियों के रिजल्ट्स हैं उनको भी ज़रूर हम ट्रैक करेंगे। थैंक यू सो मच।